हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम BSOC 105 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। दिसंबर 2025 के टाइम पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वीडियो आने वाले साल के लिए बेकार हो जाएगी। क्वेश्चंस जो मैं करा रहा हूँ या कराता हूँ हमेशा, वो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, हर बार आने वाले होते हैं। ठीक है। तो अगर आप 2025 के बाद भी देख रहे हैं, 26 में, 27 में, किसी भी मंथ में, किसी भी मतलब जैसे कि जुलाई, जून जुलाई में एग्जाम्स होते हैं, एक दो के एक बार, और एक बार दिसंबर में होते हैं। तो अगर आप तब भी देख रहे हैं तो भी आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं, वैसे 3 क्वेश्चंस कराए मैंने अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। मैं देखना चाह रहा हूँ कि पहले लोग देखें, उसके बाद में वीडियो बनाऊँ, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है फिर वीडियो बनाने का। तो ये एग्ज़ाम आपका क्वेश्चन पेपर है, ऐसा दिखता है। ठीक है, 100 नंबर का होता है, 3 घंटे होते हैं आपके पास, और 4-5 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने होते हैं, और 400 शब्दों में आपको आंसर लिखने होते हैं। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन के जो आंसर्स लिखेंगे आप 400 शब्दों में लिखेंगे, यानी कि ईच क्वेश्चन के आपको 20 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी राइटिंग स्किल कैसी है, उसके हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है राज्य, राष्ट्र और समाज की अवधारणाओं या धारणाओं की चर्चा कीजिए। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन में ना यहाँ पे हल्का सा हेरफेर कर सकता है क्वेश्चन वाला, जो भी बनाता है ना, कि धारणा लिखा हुआ है अभी फिलहाल में, क्या पता जो एग्जाम आए इस बार आपका, उसमें अवधारणाएं लिख के आ जाए। तो वो सब नहीं देखना है आपको, बस क्या देखना है, ये 3 चीज़ जो मैं बता रहा हूँ ना, इनको आपको समझ लेना है। आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन होगा उनमें आप ये लिख के आएंगे। ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा होगा तो भी आप लिख देंगे, क्योंकि मैं समझाऊंगा आपको इस तरीके से ताकि आप सब कुछ लिख पाए इजीली। तो सबसे पहला जो है, पॉइंट में जैसे कि राज्य लिखा हुआ था तो राज्य का पॉइंट बनाया है मैंने। इनको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा एग्जाम में, राइट। 4 पेज में आपका लिखना है आंसर, तो इन सभी को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। मैं क्यों कम कर रहा हूँ अभी, क्यों कम लिखा है मैंने, क्योंकि आपको मैं समझा पाऊँ। लिखा कम है लेकिन मैं आपको नॉलेज ज़्यादा दूंगा, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा करूंगा, चीज़ों की कोशिश करूंगा ज़्यादा ज़्यादा कर पाऊँ। ठीक है। तो सबसे पहला राज्य है, यानी कि स्टेट। तो एक जो राज्य होता है वो एक राजनीतिक संगठन होता है, आपको पता ही है ना। राज्य का मतलब जब आ जाता है ना, जहाँ पे हम बोलते हैं राज्य, राज्य का मतलब जहाँ पे एक संविधान हो, एक कानून हो, नियम कानून हो। ठीक है। उसको फॉलो कराने वाले और करने वाले दोनों अलग तरीके के लोग होते हैं वहाँ पे। इसके जो तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला होता है निश्चित क्षेत्र में रहना, यानी कि राज्य से मतलब होता है जहाँ पे आपका एक निश्चित क्षेत्र। देखो राज्य से यहाँ पे मतलब स्टेट, स्टेट ही नहीं है राज्य से। देखो, दुनिया को जो है ना एक देश के रूप में मानते हैं। जब भी हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे तो पूरी दुनिया को एक स्टेट के रूप में देखेंगे। ठीक है। मतलब एक देश के रूप में देखेंगे, उसमें अलग अलग स्टेट मतलब अलग अलग कंट्रीज होती है। तो कंट्री यानी कि यहाँ पे जो स्टेट का मतलब है वो कंट्री है। यानी कि भारत की एक सीमा है ना, एक क्षेत्र है निश्चित जिसमें हम रहते हैं। तो वो एक एरिया जो है उसको हम बोलेंगे कि निश्चित क्षेत्र। भारत जो है एक निश्चित क्षेत्र में बसा हुआ देश है। उसके अलावा निश्चित भौगोलिक सीमाएं होती है हमारी, आपको पता है बाउंड्रीज होती है, जिस जो कि हमारी पड़ोसी देशों से लगी हुई होती हैं। ठीक है, चाइना से लगी हुई कुछ सीमा रेखाएं हैं, और पाकिस्तान से है कुछ, अफगानिस्तान से, नहीं अफगानिस्तान तो काफ़ी दूर हो जाता है। ठीक है, तिब्बत से, नेपाल से, इन देशों से हमारी जो सीमाएं हैं वो लगी हुई हैं। तो जो सीमाएं है ना, इसको बोल रहे हैं। ठीक है। एक निश्चित सीमा होती है, और व्यवस्था जो कानूनों का निर्माण करती है, एक सिस्टम होता है, आपको पता है, नियम कानून होते हैं जिसे हम सबको फॉलो करना होता है, और फॉलो कराने वाले लोग होते हैं। ठीक है। जो संविधान को निर्माण करते हैं, मतलब उसमें चेंजेस करते समय समय पे, और वो अवेलेबल रहता है हमेशा के लिए। ठीक है, अब सबको फॉलो करना होता है उसको। उसके अलावा संप्रभुता, सोवर्निटी होती है। ठीक है, संप्रभुता जरूरी होता है किसी भी स्टेट को स्टेट बनाने के लिए। संप्रभुता बहुत जरूरी होती है कि ये मेरा देश है, मैं इसमें रहता हूँ। ठीक है। उसके अलावा विशेषताओं की बात की जाए तो आर्टिफिशियल और मानव निर्मित संस्थाएं होती हैं। ये कोई ऐसा नहीं होता कि प्राकृतिक रूप से बनी हुई है पहले से ही, नहीं। इसको बनाया जाता है लोगों के द्वारा। ठीक है, कुछ लोग इकट्ठे होते हैं, देश के जाने माने लोग जिन पे सब भरोसा करते हैं, वो मिलके इस व्यवस्था को बनाते हैं, कि राज्य का निर्माण करते हैं। ठीक है। अब हमारा देश जैसे कि भारत है, तो वो एक राज्य, मैंने आपको बताया, इसमें भी काफ़ी सारे स्टेट्स आते हैं। तो जो स्टेट्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं हर जगह अलग अलग होते हैं। अब जैसे कि दिल्ली है, तो आपको पता है दिल्ली में पोल्यूशन की हालत बहुत ज़्यादा बेकार रहती है हमेशा ही। ठीक है। तो वो खराब जो होता है उसकी वजह से हमें कुछ नियम कानून एक्स्ट्रा बनाने पड़ते हैं दिल्ली के लिए, कि भाई जो व्हीकल्स हैं वो 15 साल से ज़्यादा ना चलाए जाएं, 10-15 साल से।
क्यों? क्योंकि पोल्यूशन को कंट्रोल करना है। कोई भी गलत तरीके से जो भी कचरा वगैरह है वो जलाएगा नहीं, उसको डिकम्पोज किया जाएगा। तो रूल रेगुलेशन बनते हैं अलग अलग स्टेट्स के अकॉर्डिंग। कोलकाता में अगर आप जाएंगे तो पोल्यूशन के लिए कोई ऐसा रूल रेगुलेशन नहीं है, वहाँ पे गाड़ी जितनी चलती है उतनी चलाई जाती है। ठीक है, तो ये रूल रेगुलेशंस होते हैं। उसके अलावा समाज की भलाई करना होता है राज्य का काम, और बाध्यकारी नियम नियम बनाना होता है। बाध्यकारी मतलब सभी के लिए जो कि बाध्यकारी हो, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको उन नियमों को कानूनों को लागू करना होता है, फॉलो करना होता है। ठीक है। सेकंड है राष्ट्र, यानी कि नेशन। कह रहा है कि लोगों का एक समूह होता है नेशन। ठीक है, नेशन मतलब समझते हो ना, हम सब भारतीय हैं। तो वो जो भारतीय हम जो कहते हैं, तो उसका मतलब होता है राष्ट्र। हम एक देश के निवासी हैं, हम एक देश में रहते हैं, और उस देश की जितनी भी रूल रेगुलेशंस है उन्हें फॉलो करना हमारा कर्तव्य है, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है। ठीक है। भावनात्मक और सांस्कृतिक एकता पर आधारित होता है ये सारा कुछ मामला। ठीक है। राष्ट्र जब आप बोलते हैं कि भाई मेरा देश, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद जय भारत, क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारी भावना जुड़ी हुई है हमारे देश से। हमारा राष्ट्रगान, हमारी जो जो गीत है, जो हम गाते हैं अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए कहीं पे, तो वो सब हमारी भावना से जुड़ी हुई होती है, हमारी कल्चर से जुड़ा हुआ होता है कि भारत एक कल्चरल देश है जिसमें कि विभिन्न प्रकार के भाषा बोलने वाले, धार्मिक तरीके के अलग अलग लोग रहते हैं। ठीक है, एक साथ रहते हैं। तो ये एक भावनात्मक सांस्कृतिक एकता है हमारी। ठीक है। सेकंड है विशेषताएं, यानी कि एकता और अपनापन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, विशेषताओं में सेकंड चीज होती है एकता, यानी कि साझा इतिहास होता है सबका, उस देश में रहने वाले। अब देखो, मैं, आप जो देख रहे हो, मुझे सुन रहे हो, तो रीजन क्या है? हम एक ही देश में रहते हैं, तो इसलिए हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो सेम है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं इस चीज को, तो हमारी जो इतिहास है वो लगभग सेम है। आप जो हिस्ट्री पढ़ोगे वो हिस्ट्री मैं भी पढ़ूंगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो इतिहास होता है वो लगभग सेम ही होता है। एक भाषा होती है हमारी। ठीक है, मतलब भाषा जो है अलग अलग हो सकती है। संस्कृति जो होती है वो अलग अलग होती है, लेकिन फिर भी हम लोग एक होते हैं। धर्म परंपरा के आधार पर हो सकता है, यानी कि एक प्राचीनतम तरीके से हमारा जो धर्म है वो अलग अलग हो सकता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, बहुत सारे तरीके के धर्म है इंडिया में। उसके अलावा व्यक्ति का किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र का होना जरूरी नहीं होता है इसमें, कि भाई राष्ट्र के अंदर हम बात करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर स्टेट से ही मतलब होने चाहिए तभी आप देश के नागरिक माने जाएंगे। नहीं, आप देश के किसी कोने में रहते हैं या देश से बाहर भी रहते हैं कुछ समय के लिए, जॉब के लिए, जॉब के पर्पज से, या फिर हम समझे कि स्टडी के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप देश के नागरिक नहीं माने जाओगे, आप तब भी देश के नागरिक हो। ठीक है, कुछ समय के लिए गए हो किसी बिजनेस के लिए, बात अलग है अगर आप अपने आप को वहाँ पे मतलब माइग्रेट करा ले, वापिस ही ना आए कभी, तो फिर आपकी नागरिकता यहाँ से छिन जाती है, वो एक अलग चैप्टर होता है। पर फिर भी हमारे दिल में, हमारी भावनाओं में वो देश हमेशा हमारा रहता है। ठीक है, ये मेरा देश है। उसके अलावा समाज, यानी कि सोसाइटी। समाज लोगों का व्यापक समूह होता है, बहुत बड़ा एक जो है ग्रुप होता है समाज। ठीक है, ये समाज जो होता है ना, ये, इसका मतलब किसी देश से जुड़ा हुआ नहीं होता है। ठीक है, ऐसा मत समझना कि समाज में बात कर रहा हूँ तो किसी देश से जुड़ा हुआ होगा, नहीं। समाज से मतलब हो सकता है कि एक ऐसा समाज जो कि एजुकेटेड हो। ठीक है, एजुकेटेड समाज से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अब जरूरी थोड़ी ना कि इंडिया में एजुकेटेड लोग होते हैं, अमेरिका में भी, अफ्रीका में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, ठीक है, जापान में भी, चाइना में भी, सब जगह एजुकेटेड लोग होंगे। तो उनका एक समाज है। तो इसमें कोई सीमाएं नहीं होती है देश की, वो सभी लोगों को यहाँ पे हम काउंट करते हैं। तो जो समाज है वो बहुत पुरानी चीजें हैं। ठीक है, आज समाज आज से नहीं है, राष्ट्रीय राष्ट्रीय और जो राज्य की हम बात करते हैं वो आज का है, अभी बनाया गया है कुछ समय पहले। लेकिन समाज बहुत पुराना है, होमोसिपियंस के टाइम से पुराना है, मतलब तब से समाज की शुरुआत हुई है। तो ये समाज जो है ये राज्य से, राष्ट्र से भी पहले आता है। ठीक है, उसकी विशेषताओं की बात करें तो ये एक सामाजिक संगठन है जो राज्य से पहले है, एक प्राकृतिक संस्था है जो कि खुद ही बनती है। ये एक चीज स्पेशलिटी इसमें ये रहती है कि ये खुद ही बनती है, ये कोई बनाता नहीं है। आपके आसपास में जो भी लोग रहते हैं वो आपके सामाजिक लोग हो जाते हैं, कि आप, ये मेरा समाज है, ये हमारे साथ में रहते हैं, पड़ोसी है, तो सामाजिक लोग हो गए। इसका क्षेत्र राज्य से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। समाज के जो नियम होते हैं वो आचरण और रीति रिवाज परंपराओं पर बाध्यकारी नहीं होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब कहने का मतलब यहाँ पे जो शब्द लिखा हुआ है मैंने, आचरण रीति रिवाज से बाध्यकारी नहीं है, इससे मतलब है
आप किसी भी धर्म के हो सकते हो, ठीक है। अब एक ही एरिया में आपके अड़ोसी पड़ोसी जो होते हैं, जरूरी थोड़ी ना है कि वो सेम टू सेम आपके धर्म के हो। क्या पता वो हिंदुओं में हो तो कोई और कास्ट के हो, ठीक है। अगर वो धर्म की हम बात करें, रिलीजन की बात करें, तो उसमें वो क्या पता मुस्लिम भी हो सकते हैं, सिख भी हो सकते हैं, ईसाई भी हो सकते हैं, बौद्ध जैन सब कुछ हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कहने का मतलब ये है, उनका खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज, परंपराएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन वो हमारा समाज कहलाएगा क्योंकि हमारे आसपास में वो रहते हैं, ठीक है। सेकंड टॉपिक, सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, राजनीतिक समाजशास्त्र के उद्भव और विकास का वर्णन कीजिए। राजनीतिक समाजशास्त्र के जो उद्भव है, यानी कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो ना, राजनीतिक समाजशास्त्र, इसका उद्भव कैसे होता है, कब हुआ, कैसे हुआ, किस किस चरणों में हुआ, और इसका विकास, मतलब लगभग सेम ही चीज है। उद्भव मतलब शुरुआत कैसे होती है उसके बारे में पूछ रहा है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये राजनीतिक समाजशास्त्र क्या होता है, ठीक है। अब देखो, जब हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं, तो आप साइंस तो पढ़ रहे हो, वो साइंस तो है, लेकिन साथ साथ में वो समाज से जुड़ा हुआ है ना, क्योंकि उसमें समाज के लोग ही तो एक व्यक्ति को वोट देके जिताते हैं। तो उसके लिए हमें समझना होता है कि समाज में कितने प्रकार के लोग रहते हैं, उनकी भाषा, उनके विचार, उनकी सोच, उनके धर्म अलग अलग होते हैं। तो इसीलिए हमें समाजशास्त्र का इस्तेमाल करना पड़ता है। आज जो आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो, उसमें हम जो भी पॉलिटिकल साइंस जहाँ पे भी आप पढ़ोगे, उसमें आप समाजशास्त्र जरूर पढ़ोगे, थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि महिलाओं के बारे में जो जानकारी मिलती है आपको, आप उनकी जो इच्छाओं को समझ पाते हैं कि महिलाओं की कंडीशन पहले खराब थी, अब थोड़ी सुधर गई है। कैसे पता चलता है? समाजशास्त्र है वो, ठीक है। इनडायरेक्टली वो समाजशास्त्र की ही बात कर रहे हैं वहाँ पे, टॉपिक जो आता है। इसलिए हम इसको साथ में पढ़ते हैं आजकल, इसलिए ये टॉपिक थोड़ा अलग अलग आपको लगता है कि ये समाजशास्त्र की जोड़ दिया इसमें, तो लेकिन ये हमेशा से ही इसमें जुड़ा हुआ रहा है। एक अंतर विषय क्षेत्र है, ठीक है, राजनीतिक और समाज के बीच के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है, ठीक है। राजनीतिक और समाज के बीच, यानी कि जो पॉलिटिक्स है और जो सोसाइटी है, उनके बीच जो संबंध होता है ना, उसकी स्टडी करता है ये सब्जेक्ट आपका, ठीक है, राजनीतिक समाजशास्त्र। इसका विकास एक लंबी प्रक्रिया है, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये आज में आ गया, एक दिन में बन गया, 4 दिन में बन गया, 1 साल में बन गया। काफी समय लगता है, दशक लगते हैं इनको बनने में, ठीक है। उसके अलावा उद्भव की बात की जाए, ये भैया कैसे आया, तो ये बहुत ही पुराना है, ठीक है। प्राचीन यूनानी जो दार्शनिक थे, विचारक थे, रोमन, यूनानी और रोमन, उनके द्वारा ये जो है शुरुआत यहाँ से हुई है इनकी। सबसे पहले हम जो पढ़ते हैं वो अरस्तू के बारे में पढ़ते हैं। उन्होंने ये सिद्धांत जो है या फिर इन चीज़ों का इस्तेमाल किया अपने विचारों में। उन्होंने क्या किया, उन्होंने मनुष्य को सामाजिक और राजनीतिक प्राणी कहा, कि जो समाज, जो वे मनुष्य होता है, वो एक सामाजिक भी होता है, वो राजनीतिक भी होता है। राजनीतिक, सामाजिक इन द सेंस कि वो समाज के बारे में सोचेगा। अब देखो, पॉलिटिकल आप जो आप नेता देखते हो, वो आज तो अपने फायदे के लिए बनते हैं, लेकिन जब शुरुआत हुई थी तो वो लोगों ने ये देखा कि मैं अगर कुछ करना चाहता हूँ अपने समाज के लिए, तो मुझे कुछ बड़ा करना चाहिए, अपने समाज के लोगों की हेल्प करनी चाहिए, तो वो एक सामाजिक होती है, लेकिन साथ साथ में वहाँ पे पॉलिटिकल साइंस भी आ जाती है, राजनीति भी आ जाती है, क्योंकि मैं कुछ भी कर जाऊंगा अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। जब आपकी इच्छा होती है ना कि देखो हमारे देश में कितनी गरीबी है, आपको देख के बहुत बुरा लगता है कि लोग जो है बहुत ही मतलब बुरी कंडीशन से गुजर रहे हैं, गरीबी है, और लोग बीमार पड़ जाएं एक बार तो वो ठीक नहीं हो सकते, हॉस्पिटल नहीं है, आपके सामने कोई ऐसी ट्रेजेडी हुई थी जिससे को आप बुला नहीं पा रहे हो, तो उसके लिए आप क्या करते हो कि आप दिन में ठान के रखते हो कि आपको कुछ करना है अपने अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए। तब आपको जो है वहाँ पे दोनों तरीके से चीज़ों को देखना होता है, ठीक है। जहाँ पे आप लोगों की फीलिंग्स को समझोगे, वो सामाजिक होगा। जहाँ पे आप लोगों के लिए काम करेंगे, उनके लिए हॉस्पिटल बनाएंगे, एजुकेशन सेंटर्स बनाएंगे, ठीक है, स्कूल कॉलेजेस बनाएंगे, तब आप एक राजनीतिक व्यक्ति बन जाते हो, ठीक है। सेकंड आता है इसमें, हम पहला हो गया हमारा, ठीक है, उद्भव। इसी के अंदर, उद्भव के अंदर ही एक और टॉपिक है, प्रारंभिक आधुनिक विचार, यानी कि जॉन लोक और जॉन जैक्स रूसो विचारकों ने इस राज्य और नागरिक समाज के बीच अंतर करना शुरू किया, ठीक है। यानी कि इन्होंने ना कुछ अंतर निकाले कि भाई ऐसा ऐसा होता है, तब पता चला कि दोनों वैसे सेम ही है, एक जैसे ही, एक साथ में ही आते हैं, पर हम इनको अलग अलग सोचते हैं कि अलग अलग चीजें हैं, पर ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं है। उसके अलावा 19वीं सदी के संस्थापक की बात करें तो कार्ल मार्क्स, ठीक है, 19th सेंचुरी,
तो उसमें हमें कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ने को मिलता है। उन्हें राज्य को उत्पादन शक्तियों का एक उपकरण माना जो वर्ग संघर्ष के माध्यम से शक्ति वर्ग के हितों को बनाए रखता है। ठीक है, यानी कि जो राज्य को उत्पाद शक्तियों को एक उपकरण माना, यानी कि जो लोग होते हैं ना वो एक उत्पादक होते हैं। हमें पता है हम लोग ही जो सब कुछ उत्पाद करते हैं। अगर उत्पाद से समझते हो ना, मतलब क्या होता है, जो भी आप गैजेट्स इस्तेमाल करते हो, कुर्सी, टेबल, चेयर, वो सब हम ही बनाते हैं। अब मशीन बनाने लगी वो बात अलग है, वो मशीन भी हमने ही बनाई है, तो उत्पादक है। तो वर्ग संघर्ष का एक सिद्धांत दिया है। वैसे ये बहुत ही बड़ा टॉपिक हो जाएगा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इस चीज़ को। ये छोटा सा शब्द नहीं है, ये बहुत बड़ी एक पूरी स्टोरी है। इसके ऊपर एक पूरी बुक छाप सकते हो आप, इतना ज़्यादा लिखा है कार्ल मार्क्स ने इसके बारे में। ठीक है, वर्ग संघर्ष। वर्ग संघर्ष मतलब मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ। वर्ग संघर्ष से मतलब है कि जैसे कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, काम करते हैं किसी कंपनी के लिए, फैक्ट्री में काम करते हैं, तो बड़े जा मतलब जो बड़े वहाँ पे जो होते हैं ना, मैनेजर्स वगैरह जो होते हैं, जो उनके मालिक होते हैं, वो कभी नहीं चाहते कि जो ये छोटे एम्प्लॉयज़ है ये साथ में काम करें, ये एकजुट हो जाए, एकता है इनमें, कोई यूनिटी बने। वो हमेशा आपके बीच में एक कंपैरिजन पैदा करते हैं कि वो इतना अच्छा है तुझसे, तू तो बेकार है। तो वो जो है ना, एक आपको ऑटोमेटिकली उस सामने वाले बंदे के लिए घृणा पैदा होगी, एक जेलसी फील होगी उसके लिए कि यार वो मेरे से अच्छा क्यों है, मैं भी अच्छा काम करता हूँ। तो एक मतलब एक कंपटीशन पैदा होता है आपके अंदर, तो इसकी वजह से आप उससे बात नहीं करते हो जाके, ठीक है, आप उससे दोस्ती नहीं करते हैं। तो ये रहता है, इसीलिए ये वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है, जो कि ये कहता है कि एक समय बाद जो है, ये जो फैक्ट्री के वर्कर्स होते हैं ये जाके प्रोटेस्ट करेंगे। ठीक है। सेकंड है मैक्स वेबर, यानी कि सत्ता, प्रभुत्व, वीरता के स्वरूपों का गहन विश्लेषण किया इन्होंने। यानी कि जो भी सत्ता होती है, प्रभुत्व होते हैं और वेदता होती है, उनके बारे में एक अच्छी खासी विश्लेषण, जो मतलब इनकी रिसर्च बोल सकते हैं हम, वो करी इन्होंने। उसके अलावा एमिल दुर्खिम सामूहिक चेतना, सामूहिक एकजुटता के बारे में बात करते हैं कि भाई अगर हम साथ में आ सकते हैं, सामूहिक चेतना मतलब होता है, अगर चेतना से मतलब होता है दिमाग का इस्तेमाल करना, जब आप चीज़ों को सवाल के रूप में लेते हो, सोचते हो चीज़ों के बारे में कि आज हमारे देश में इतनी गरीबी क्यों है, तो उसको बोलते हैं सामूहिक चेतना। इसके लिए कोई एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, इसमें पूरे समाज को साथ में आके सोचना पड़ेगा कि आज इतनी गरीबी क्यों है, इतनी महंगाई क्यों है। ठीक है, तो तब जाके जो है ये काम आता है। सामूहिक एकजुटता अगर हम हो जाए, एकजुट हो जाए अगर हम समाज में, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वो हमारा मूर्ख नहीं बना सकती। ठीक है, हमें धर्म के नाम पे लड़ा नहीं सकती, अगर हम सामूहिक रूप से एक हो जाएं तो। डजेंट मैटर कि हमारा धर्म क्या है, हमारी हमारी कास्ट क्या है, हमारी भाषा क्या है। हमें ये सोचना चाहिए कि ये जो व्यक्ति को हमने बिठाया है, ये एक नौकर है, ना कि कोई राजा जिसको हम भगवान वगैरह भी मान लेते हैं। ये सिर्फ एक नौकर है, इसको नौकर की तरह रखना चाहिए, इससे काम निकलवाओ कैसे भी करके। ठीक है, ना कि इसको भगवान मान लिया जाए। सेकंड टॉपिक था हमारा विकास, कि इसका विकास कैसे होता है। तो व्यवहारवादी क्रांति के रूप में आप इसको ले सकते हो। मतलब क्रांति जब होती है तो चीज़ों में ना एक, जैसे कि आपने यूरोपियन के क्रांति के बारे में पढ़ा होगा कभी ना कभी, तो उन वो क्रांति हुई कैसे? वो क्रांति हुई लोगों के सवाल पूछने से, कि कुछ भी जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, हम गरीब है तो क्यों है। ठीक है, उन्होंने एजुकेशन प्राप्त की, चीज़ों के बारे में समझा जाना, तब जाके उन्होंने व्यवहारिक क्रांतियाँ की। क्रांति तभी होती है जब हम चेतना के रूप से, यानी कि हम चीज़ों के बारे में सवाल करते हैं। ठीक है, उनके सवाल के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, अपने राजाओं से सवाल पूछते हैं। ठीक है, हम मतदान करते हैं तो अच्छे व्यक्तियों को जिताते हैं, तब जाके हमारे अंदर एक व्यवहारिक क्रांति आती है, हम चीज़ों को बारे में सोच पाते हैं। और भागीदारी हमें बढ़ानी चाहिए, अपनी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। हम चाहते हैं, हम सोचते हैं कि आज ये बहुत गंदी चीज़ होती है पॉलिटिक्स, लेकिन गंदी बनाया किसने, लोगों ने, ऐसे लोगों ने जो कि उसको गंदा बनाना चाहते हैं। वो चाहते ही नहीं है कि कोई अच्छे लोग इसमें आए। ठीक है, अगर अच्छे लोग नहीं आएंगे तो वो काम कैसे करेंगे? अगर काम नहीं करेंगे तो लोगों में चेतना पैदा नहीं हो पाएगी ना, क्योंकि आजकल पार्टी को, आपको पता है, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो चाहती नहीं है कि कोई व्यक्ति पढ़े लिखे समझदार बने। अगर वो ऐसा करेगा तो सवाल पूछेगा सरकार से, जो कि सरकार नहीं चाहेगी कभी भी, है ना। उनको तो मजे आ रहे हैं, पेंशन मिल रही है दबा के, दबा के प्रॉफिट हो रहा है हर चीज में। अंतविषयक उपागम, सब्जेक्ट को सोशोलॉजी के रूप में समझना। मतलब कोई भी सब्जेक्ट होता है, अब कोई भी, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, तो उसको आपको मतलब अपने दिमाग से सोचना चाहिए कि ये पॉलिटिक्स को अगर आप अपने आसपास में देखेंगे तो आपको कैसा फील होगा।
आपकी समाज में कोई बदलाव आया, कुछ हुआ, आपकी सड़कें अच्छी हैं या क्या आपकी नालियाँ अच्छी हैं, है ना? आपको प्रॉपर पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जो कि एक मूलभूत सुविधाएँ होती है किसी भी समाज में लोगों के लिए, तो वो अवेलेबल है आपके पास? ये सवाल जब आते हैं, तो आप सोशियोलॉजिकली चीज़ों को सोच पाते हैं, ठीक है? आधुनिक राष्ट्र राज्यों की चुनौतियाँ यानी कि संघर्ष, वर्ग संघर्ष, नए राष्ट्रीय राज्य का निर्माण होना, तब जाके जो है ये विकास हुआ। देखो लोगों में ना सेंस कब आता है जब वो सवाल पूछते हैं, ठीक है? चीज़ों के बारे में जब उनके साथ कोई धोखा होता है, गलत होता है, तब वो चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, राइट? मेरे साथ ही क्यों हुआ, उनके साथ क्यों नहीं हुआ? तब जाके जो है किसी चीज़ का विकास होता है। सवाल से शुरू होती है हर एक चीज़ें। उसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन 7वां, सरकार के एक स्वरूप के रूप में अधिनायकवाद अधिनायकवाद उदाहरण के सहित आपको चर्चा करनी है। अधिनायकवाद पता होना चाहिए आपको सबसे पहले। तो अधिनायकवाद होता है इसमें राज्य नागरिकों के सार्वजनिक और निजी जीवन के लगभग हर पहलू पर पूर्ण कुल नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करती है। यानी कि सत्ता कोई भी सरकार होगी तो वो तानाशाह के रूप में आपको आपके ऊपर हर एक चीज़ फ़ॉलो मतलब लागू कराएगी, आप पे थोपेगी ज़बरदस्ती। डिक्टेटरशिप आपने सुना होगा नाम, तो ये उस तरीके का आपको देखने को मिलता है। जैसे कि सोवियत संघ में था पहले, चाइना में है आज, ठीक है? और जो उतनी साउथ या नॉर्थ कोरिया है, उन कंट्रीज़ में आपको मिलता है, जहाँ पे एक व्यक्ति जो है, मोटा-सा वो आदमी है, वो पूरे देश को कंट्रोल करता है, ठीक है? और वो कभी भी किसी को इलेक्शन जीतने ही नहीं देता। पहली बात तो वहाँ पे इलेक्शन होते ही नहीं है, वो ही रहता है राजा हमेशा, ठीक है? जब तक वो मरेगा नहीं, जब तक वो मरने के अगर वो मर गया बाय चांस तो उसका बेटा बनेगा फिर राजा, तो ऐसा रहता है। इसी को कहते हैं अधिनायकवाद, यानी कि एक ही का अधिकार रहता है उसमें। इसकी विशेषताओं की बात करें तो राज्य एक व्यापक विचारधारा रहती है, यानी कि इसमें 3 प्रकार की विचारधारा देखने को मिलती है आपको, फांसीवादी, नाज़ीवादी और माओवादी। ये सारी विचारधारा जो है ये सत्तावादी विचारधारा है, यानी कि ये कभी नहीं चाहेंगे कि इनके हाथ से सीट जाए, ये हमेशा राजा बने रहना चाहते हैं। और ये विचारधारा विचार अतीत की आलोचना करती है और वर्तमान को अपनाती है। ये इनको हिस्ट्री से कोई मतलब नहीं है अपनी, ये बस चाहते हैं कि जो अभी चल रहा है वह चलता रहे, मैं जो चाहूँगा वह वो होगा अपने हमारे देश में। और नौकरशाह से ऊपर काम करना, ये हमेशा चाहते हैं कि हम नौकरशाहों पे अपना कंट्रोल बनाए रखें, जैसे कि पाकिस्तान भी है। तो पाकिस्तान में ना क्या होता है, जैसे कि जो सेना है ना पाकिस्तान की, वो सरकार के साथ मिलके काम करती है, तो वो दबाव मतलब बराबर का हिस्सा रहता है। कुछ जगहों पे सिर्फ सरकार ही ताकतवर होती है। राज्य सभी जनसंचार माध्यमों को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि रेडियो, समाचार, टेलीविज़न। अब अब नॉर्थ या साउथ कोरिया में थोड़ा-सा उसमें कन्फ्यूज़ हूँ। तो वहाँ पे क्या होता है, वो अपने हिसाब से चैनल्स लगवाता है। उनकी टीवी में ना, वो लोग केवल तो टीवी देखते ही नहीं है, देखते हैं तो उनका जो प्रधानमंत्री है वही दिखता है उनको बस टीवी पे, ठीक है? मतलब वही हीरो बना हुआ है। राज्य सैन्य उपकरणों पर एकाधिकार रखता है। सभी मतलब जितने भी सेना के हथियार होते हैं वो राज्य के अंडर में होते हैं। अर्थव्यवस्था पर केंद्रीकृत नियंत्रण रहता है। अर्थव्यवस्था में समझते हो ना, इकोनॉमी पर पूरा कंट्रोल जो है राजा का रहता है। तो ये एग्जांपल्स हैं उन देशों के जो कि ऐसे काम करते हैं। चाइना है, इटली है, जर्मनी है, सोवियत संघ है। जर्मनी आज बदल गया है, इटली आज बदल गया है, लेकिन चाइना और सोवियत संघ बदल गया है, ठीक है? सोवियत संघ भी बदल गया है थोड़ा बहुत, ये कहेंगे, लेकिन अभी भी सोवियत संघ जो अब जो रूस बन गया है, वो अभी भी लोगों पर अधिकार रखता है, वो कभी भी किसी और को जीतने नहीं देगा कभी भी इलेक्शन, ठीक है? 8वां क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय एकीकरण को चुनौती देने वाले कारक। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है वैसे तो, ये आप अगर ना भी पढ़ के जाएँ तब भी शायद आप थोड़ा बहुत लिख देंगे इसके बारे में। कह रहा है कि इंडिया के बारे में पूछ रहा है, इंडिया में राष्ट्रीय एकीकरण अगर हम बात करें जुड़ने की एक-दूसरे से, अगर हम राष्ट्र को एकता में बदलने की कोशिश करें तो क्या-क्या परेशानियाँ हमारे सामने आती हैं? तो सबसे पहला आता है सांप्रदायिकता, यानी कि जब लोग अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं और दूसरों के धर्म को बेकार मानते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम वाली बात होती है जिसकी वजह से भारत एकजुट नहीं हो पाता है, भारत के लोग एकजुट नहीं हो पाते हैं। सेकंड होती है जातिवाद, जो कि भारत में तो बहुत पुराने समय से है और आज भी है। निम्न जात, उच्च जात, ये सब चीज़ें। क्षेत्रवाद रहता है। क्षेत्रवाद का मतलब होता है जब आप अपने क्षेत्र को श्रेष्ठ मानते हैं और दूसरे के क्षेत्र को बेकार मानते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए
अगर आप मान के चलिए दिल्ली में रहते हैं, जैसे कि मैं रहता हूँ, तो मैं बोलूँगा कि मेरी दिल्ली सबसे बेस्ट है, और बाकी जितनी भी स्टेट्स हैं वो सब बेकार है मेरे आगे, मेरी दिल्ली के आगे। तो ये क्षेत्रवाद इसको बोलते हैं। अपना देश, अपने एरिया को, अपने अपने स्टेट को अच्छा मानो, अच्छी बात है। उसके लिए आप कुछ अच्छा काम करो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे के देश को या दूसरे के क्षेत्रों को आप बेकार बोले। ठीक है, हमें कोई भी अधिकार नहीं है ऐसा कुछ करने का। भाषावाद, भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं, उसके नाम पे आज आपको पता है पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो लोगों को लड़ाती है आपस में। ठीक है, भाषा के नाम पे अभी जो दंगे चल रहे थे महाराष्ट्र में, साउथ इंडिया की तरफ, आर्थिक असमानता रहती है। ये भी एक प्रॉब्लम वाली क्रिएट होती है, भाई मैं तो अमीर हूँ, तू गरीब है, मैं मध्यवर्गीय हूँ, तो निम्न मध्यवर्गीय है। तो ये भी रहता है, भ्रष्टाचार और राजनीतिक स्वार्थ भी आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हमारी सरकारें ऐसी हैं, हमारी जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, कोई भी धुरी नहीं है दूध की, सारी पार्टियां ऐसी है। पर मेन चीज़ क्या होती है, अगर आप उनको भगवान बनाएंगे तो वो भगवान बन के रहेंगे। ठीक है, अगर आप उनको नौकर की तरह ट्रीट करोगे तो वो नौकर की तरह काम भी करेंगे। ठीक है, आतंकवाद और नक्सलवाद ये भी बहुत बड़ी खतरे हैं हमारे देश के लिए। बाहरी ताकतों का हस्तक्षेप, ये भी कोई बाहर की कंट्री हमारे देश के लोगों को भड़का रही है, ठीक है, उनको फंड कर दे रही है, तो ये हमारे देश के लिए घातक होता है। बांग्लादेश में ऐसा ही हुआ है। ऐसा सुनाई दे रहा था कि वो अमेरिका ने मतलब उनको फंडिंग करी थी, तो तब जाके वो सरकार उनकी जो है हटाई गई। तो ये सब चलता रहता है। खैर इतना ही है आज के लिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और जो भी आपके कमेंट फीडबैक है मुझे कमेंट करके बताना, और अपकमिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब वगैरह कर लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।